हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास बादशाहों और उनकी सल्तनतों का होता है, जंगों और जीत का होता है। लेकिन कभी-कभी इतिहास एक छोटी सी चीज लिखता है, एक पत्थर। ये सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं है, ये इंसान के अंदर बसे लालच की कहानी है। उस आग की जो सब कुछ रोशन भी कर सकती है और सब कुछ जलाकर राख भी। ये कहानी उस ताकत की है जिसके नशे में भाई ने भाई का और बेटे ने बाप का गला काट दिया। लोग सोचते हैं ये कहानी एक पत्थर की है, लेकिन पत्थर तो सिर्फ एक बहाना था। असली कहानी तो उस रोशनी की है जिसे पाने के लिए इंसानियत ने सदियों तक अंधेरा कबूल किया। ये कहानी है कोहे नूर पर की। क्या हो अगर दुनिया का सबसे अनमोल हीरा सबसे बदकिस्मत भी हो, एक ऐसा पत्थर जो कीमती कम हो और कीमत मांगने वाला ज्यादा, जिसे पाने वाला बादशाह नहीं बर्बाद हो जाता हो। आइए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर खून के छींटे हैं, जिन्होंने सदियों तक राजमहलों के ताज के नीचे अपनी चीखें दबाई हैं। हम उस सफर पर चलेंगे जहां शान और श्राप, इबादत और आफत एक ही हीरे के दो पहलू बन जाते हैं। इसने वादा किया ताकत का, एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसी ताकत कि जिसके पास ये हीरा होगा उसके सामने दुनिया सर झुकाएगी। हर बादशाह का यही एक सपना था। सिर्फ जमीन पर हुकूमत करना उनके लिए काफी नहीं था। उन्हें एक ऐसा सिंबल चाहिए था, एक ऐसा प्रतीक जो ये ऐलान करे कि उनकी ताकत जमीन से नहीं आसमान से आई है। कोहिनूर वही ऐलान था, वही फरमान था। लेकिन इसने दिया सिर्फ दर्द, मैदान जंग में बहते लहू का दर्द, अपनों से मिले धोखे का दर्द और तख्त व ताज खो देने का दर्द। हर मालिक ने सोचा कि वो इस हीरे को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन हर बार हीरे ने अपने मालिक को कंट्रोल किया। उनकी रातों की नींदें छीन लीं, उनके रिश्ते तोड़ दिए और उन्हें शक और पैरानोया के अंधेरे कुएं में ढकेल दिया। और हर कदम पर इसने मांगा खून, एक ऐसी प्यास जो सदियों में भी नहीं बुझी। ये वो कहानी है जो हीरे की चमक से शुरू होती है और इंसानियत के अंधेरे पर आकर खत्म होती है। एक ऐसी दास्तान जो हमें बताती है कि जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, अक्सर वही हमें बर्बाद करती हैं। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, उस हिंदुस्तान में जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक ऐसी जमीन थी जहां दौलत जमीन से उगती थी और इल्म आसमान से बरसता था। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां साइंस, फिलॉसफी और आर्ट्स अपनी बुलंदियों पर थे। जब यूरोप अंधेरे में था, तब यहाँ की नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ के बने कपड़े, मसाले और लोहा रोम से लेकर चाइना तक ट्रेड होते थे। और इसी जमीन की कोख में एक अनमोल राज दफन था। कोहे नूर, फारसी में इसका मतलब है रोशनी का पहाड़। ये नाम ही काफी है उसकी शान को बयान करने के लिए। जब ये पत्थर पहली बार इंसानी आंखों के सामने आया तो देखने वालों ने कहा, यह हीरा नहीं है, ये तो शायद आसमान से टूटा हुआ कोई सितारा है, या शायद किसी देवता की आंख से गिरा आंसू जो जमीन पर आकर पत्थर बन गया। इसकी चमक में लोगों को खुदाई दिखती थी, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी जो इसे सिर्फ एक कीमती पत्थर से कहीं ज्यादा बना रही जरा थी। तसव्वुर कीजिए, 793 कैरेट्स अपने असली रॉ फॉर्म में, एक बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा, बिना तराशा हुआ, जैसा जमीन से निकला था। उसकी शक्ति उसकी चमक में नहीं, उसके वजूद में थी। एक ऐसी चीज जिसे कुदरत ने करोड़ों साल में बनाया था और इंसान कुछ ही सदियों में उसके इतिहास को मिटाने वाला था। इसका वजन ही इसकी ताकत का सबूत था। इसे उठाने वाले हाथ कांप जाते थे। ये सब शुरू हुआ आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा माइंस से। ये कोई आम खदान नहीं थी, ये हीरों का समंदर था। ये वो दौर था जब दुनिया में हीरे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में मिलते थे। गोलकोंडा का हर हीरा एक कहानी था। होप डायमंड जो आज वॉशिंगटन में है, दरियाई नूर जो आज ईरान के खजाने में है, ऑर्लोव डायमंड जो रूस के शाही डंडे में लगा है, ये सब गोलकोंडा की देन है। गोलकोंडा सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, ये उस दौलत का सिंबल था जिसने हिंदुस्तान को दुनिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया था। और यहीं की मिट्टी ने जन्म दिया कोहिनूर को। इसका सफर हिंदुस्तान में ही शुरू हुआ। सबसे पहले ये काकतीय साम्राज्य के पास था, जिन्होंने इसकी कीमत नहीं, इसकी पवित्रता को समझा। उन्होंने इसे वरंगल के एक मंदिर में भद्रकाली देवी की तीसरी आंख की जगह स्थापित कर दिया। उनके लिए ये दौलत नहीं, श्रद्धा थी। फिर आया लालच का तूफान। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दक्षिण पर हमला किया और मंदिर तोड़कर हीरा लूट लिया। अब ये पूजा की नहीं, पावर की चीज बन चुका था। खिलजी से होता हुआ बाबर के हाथों ये हीरा आखिरकार पहुंचा मुगल सल्तनत के पास।
और शाहजहां, उसने इस हीरे को ऐसी जगह दी जिसके सपने भी किसी ने नहीं देखे थे, उसके मशहूर तख्ते ताऊस यानी पीकॉक थ्रोन के ठीक ऊपर। ये हीरा अब मुगल शान का सबसे बड़ा सबूत था। पर हर उरूज को जवाल है। मुगल सल्तनत की शमा धीरे धीरे बुझ रही थी और उसकी राख से एक नई और ज्यादा खतरनाक ताकत पनप रही थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो यहां व्यापार करने नहीं, राज करने आए थे। उनकी नज़र हिंदुस्तान की दौलत पर थी और उस दौलत का सबसे बड़ा निशाना था कोहिनूर, जो अब पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह के पास था। मुगलों के बाद हीरा नादिर शाह के हाथ लगा, जो इसे पर्शिया ले गया और फिर वहां से आखिरकार वापस पंजाब आया। एक नए और शायद सबसे दर्दनाक अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। एक तरफ थे महाराजा रंजीत सिंह, एक ऐसे शासक जिन्होंने बिखरे हुए पंजाब को एक किया और एक मजबूत सिख साम्राज्य बनाया। उनकी जिंदगी में अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई पंजाब की तरफ आंख उठाकर देखने की। वो कोहिनूर की अहमियत जानते थे। ये सिर्फ एक हीरा नहीं, पंजाब की आन बान और शान थी। और दूसरी तरफ था उनका सबसे छोटा बेटा दुलीप सिंह, एक 10 साल का मासूम बच्चा, जिसके सर पर ताज तो था पर आसपास सिर्फ गद्दार और दुश्मन थे। रंजीत सिंह की मौत के बाद लाहौर दरबार साजिशों का गढ़ बन चुका था। भाई भाई को मार रहा था। अंग्रेज दूर से ये तमाशा देख रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे सही वक्त का, और दुलीप सिंह का अकेलापन उनके लिए एक परफेक्ट मौका था। उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। एंग्लो सिख वॉर्स के बाद लाहौर पर उनका कब्जा हो चुका था। एक बंद कमरे में एक 10 साल का बच्चा, जिसकी मां महारानी जिंदन को उसे छीनकर कैद कर दिया गया था, उसके कांपते हाथ में एक कलम थमा दी गई। उसने साइन किए, मैं कोहिनूर हीरा क्वीन विक्टोरिया को देता हूं। ये टीटी नहीं थी, ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। एक बच्चे के डर, उसकी मजबूरी और उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर हिंदुस्तान की रूह को छीन लिया गया। हीरा अब लंदन जा रहा कहा था। जाता है कि कोहिनूर के साथ एक श्राप जुड़ा है, एक ऐसी लानत जो सदियों से अपना काम करती आ रही है। यह श्राप कहता है कि जो भी आदमी इस हीरे का मालिक बनेगा, वो दुनिया तो जीत लेगा, लेकिन अपनी जिंदगी का हर सुख खो देगा। उसकी सल्तनत, उसका परिवार, उसका चैन, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या उन बादशाहों की चीखें हैं जिन्होंने इस हीरे को पाने की कीमत चुकाई है? इतिहास गवाह है, जिस शाहजहां ने हीरे को अपने तख्त में लगवाया, उसे उसी के बेटे औरंगजेब ने कैद करके मार डाला। जिस नादिर शाह ने दिल्ली को लूटकर हीरा छीना, उसे उसी के सिपाहियों ने कत्ल कर दिया। और महाराजा रंजीत सिंह के बाद उनके परिवार में ऐसी आग लगी कि पूरा सिख साम्राज्य जलकर राख हो गया। एक के बाद एक हर मालिक का अंजाम बुरा हुआ। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे ये हीरा अपने मालिक को ही खा जाता है। और अब ये हीरा लंदन पहुंच चुका था। 1851 में ग्रेट एग्जीबिशन में इसे शीशे के एक बॉक्स में रखा गया। ब्रिटेन पूरी दुनिया को दिखा रहा था, देखो ये है हमारी ताकत का सबूत। जिस हिंदुस्तान पर हम राज करते हैं, ये उसकी सबसे कीमती चीज है। लंदन में जश्न मनाया जा रहा था और हिंदुस्तान में मातम। वहां हीरे की चमक थी, यहां गुलामी का अंधेरा। लेकिन अंग्रेजों को इसकी असली रॉ खूबसूरती पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा इसमें यूरोपियन शाइन नहीं है। प्रिंस एल्बर्ट के कहने पर उस रोशनी के पहाड़ को दोबारा काटा गया। 993 कैरेट का वो हीरा काटकर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। उन्होंने उसकी चमक बढ़ाने के लिए उसका इतिहास, उसका वजूद, उसकी आत्मा, सब कुछ मिटा दिया। जो हीरा सदियों से हिंदुस्तान की पहचान था, अब वो उनकी मर्जी के मुताबिक ढल चुका था। इट वॉज कल्चरल वैंडलिज्म एट इट्स पीक। और शायद अंग्रेज भी इसके श्राप से डरते थे। पूरी कहावत ऐसी है, जो इस हीरे का मालिक होगा वो दुनिया का मालिक होगा, पर उसकी सारी मुसीबतें भी झेलेगा। सिर्फ भगवान या कोई औरत इसे बिना किसी नुकसान के पहन सकती है। और इसी डर से ब्रिटिश राजघराने ने फैसला किया कि कोहिनूर को कभी कोई राजा नहीं पहनेगा। ये सिर्फ क्वीन यानी रानी के ताज की शोभा बढ़ाएगा। क्वीन विक्टोरिया से लेकर क्वीन मदर तक ये सिर्फ औरतों ने ही पहना। वो श्राप से बचना चाहते थे, पर शायद वो भूल है कि सबसे बड़ा श्राप तो वो चोरी थी जिसे उन्होंने अंजाम दिया था। गुलामी का दौर खत्म हुआ। 1947 हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ ही एक आवाज़ उठने लगी। अपने इतिहास को, अपनी विरासत को, अपने सम्मान को वापस पाने की आवाज़। कहानी अब हारने की नहीं थी, कहानी अब लड़ने की थी। कोहिनूर को वापस लाने की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये सिर्फ एक हीरे की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई थी। 1947 में आज़ादी के जश्न के साथ ही पहली आवाज़ उठी। 1953 में जब क्वीन एलिजाबेथ II की ताजपोशी हुई,
तो भारत ने फिर अपना हक जताया। फिर 1976 में और फिर 2016 में। हर बार भारत ने अपनी आवाज बुलंद की। हर पीढ़ी ने इस हीरे को घर वापस लाने की कोशिश की। ये मांग किसी दौलत की नहीं थी, ये उस जख्म को भरने की कोशिश थी जो अंग्रेजों ने जाते जाते दिया आज था। इस पर बहस जारी है। ब्रिटेन कहता है कि यह हीरा उन्हें ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत लीगली गिफ्ट किया गया था। उनके म्यूजियम में इसे गिफ्ट फ्रॉम इंडिया कहा जाता है। लेकिन भारत और पूरी दुनिया जानती है कि एक 10 साल के डराए हुए बच्चे से जबरदस्ती साइन करवाई गई चीज गिफ्ट नहीं, लूट होती है। इट्स अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल लूट, उस धोखे का प्रतीक है जिस पर ब्रिटिश एम्पायर की बुनियाद रखी गई थी। कोहिनूर अब सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये भारत के उस दर्द भरे इतिहास का गवाह है। ये उन करोड़ों लोगों के सम्मान का प्रतीक है जिनके देश को लूटा गया, जिनकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई। इसकी वापसी सिर्फ एक हीरे की वापसी नहीं होगी, ये उस गौरव की वापसी होगी जिसे छीन लिया गया था। ये इस बात का सबूत होगा कि इतिहास की गलतियों को सुधारा जा सकता है। सवाल आज भी वही है, क्या चोर ये तय करेगा कि माफी कब मांगी जाएगी? क्या जिसके हाथ खून से रंगे हैं वो फैसला करेगा कि इंसाफ कब मिलेगा? कोहिनूर टावर ऑफ लंदन में पड़ा है, पर उसकी असली जगह हिंदुस्तान के दिल में है। एक हीरा जो रोशनी का पहाड़ था, आज भी एक टूटे हुए ताज की खामोश चीख है।